हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी एनसीईआरटी का डिस्कशन है। हम लोग यूरोप अध्याय 2 को डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रूस के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, रूसी संघ विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जो दो महाद्वीपों यूरोप और एशिया में फैला हुआ है, विस्तृत है। यह पूर्व में प्रशांत महासागर, पश्चिम में बाल्टिक सागर और उत्तर में आर्कटिक महासागर से घिरा हुआ है। इसकी पश्चिमी सीमा पर याद रखिएगा नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लाटविया, बेलारूस और यूक्रेन। दक्षिणी सीमा पर काला सागर, जॉर्जिया, अजरबैजान, कैस्पियन सागर, कजाकिस्तान, मंगोलिया, चीन और उत्तरी कोरिया स्थित है। विशाल पूर्वी पश्चिमी विस्तार के कारण रूस में 11 समय क्षेत्र हैं, 11 टाइम जोन है। पूर्व में सखालिन और पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग, इन दोनों के बीच जो है 11 घंटे का अंतर रहता है। ठीक है। अगर बात करें तो रूस का जो क्षेत्रफल है लगभग 1,70,75,000 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल के दृष्टि से यह विश्व का सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल के दृष्टि से अगर बात करें तो रूस जो है सबसे बड़ा कंट्री है, किंतु जनसंख्या के दृष्टि से इसका विश्व में छठा स्थान आता है। पहले स्थान पे चीन है, इसके बाद भारत। जनसंख्या के दृष्टि से अगर बात करें तो पहले स्थान पे चीन, दूसरे स्थान पे भारत, इसके बाद यूएसए, इसके बाद इंडोनेशिया, ब्राजील और इसके बाद स्थान आता है रसिया का। देश का विस्तार एशिया और यूरोप महाद्वीप में होने के कारण इसे दो महाद्वीपों का देश कहा जाता है। इसका सर्वाधिक आर्थिक विकास यूरोपीय भाग में ही हुआ है। इसमें पूर्व सोवियत संघ के कुल क्षेत्रफल का 76% भाग शामिल है, लेकिन इसका अधिकतर विकसित भाग यूरोप में यूराल पर्वत के पश्चिम में फैला हुआ है। यूराल पर्वत, यूराल नदी और कैस्पियन सागर इस देश को यूरोपीय और एशियाई भागों में क्या करते हैं, बांटते हैं। सोवियत संघ के विघटन के बाद 15 स्वतंत्र देशों का उदय हुआ, जो पहले सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ या सोवियत संघ के गणराज्य थे। 25 दिसंबर 1991 को इन गणराज्यों ने सोवियत संघ से अपने संबंध तोड़ लिए और स्वतंत्र देश बन गए। देखिए, 3 बाल्टिक राज्य, नाम याद रखिएगा, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, इन तीनों को बाल्टिक राज्य के अंतर्गत जो है रखा जाता है। इन तीनों को यानी 3 बाल्टिक राज्यों को छोड़कर शेष 12 राज्य कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, आर्मेनिया, मोल्दोवा, जॉर्जिया, अजरबैजान, बेलारूस, यूक्रेन और रूस। ठीक है। इसने यानी 12 राज्यों ने स्वतंत्र राज्यों का एक राष्ट्र कुल बना लिया है, जिसका मुख्यालय जो है बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में है। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में है। इनमें से प्रथम 5 गणराज्य मध्य एशिया के अंतर्गत आते हैं। जॉर्जिया, आर्मीनिया और अजरबैजान को कॉकेसस राज्य की संज्ञा दी जाती है, याद रखिएगा। अगर बात करें तो देखिए, कैलिनिनग्राद रूस का ही एक अंग है। कैलिनिनग्राद जो है यह रूस का एक अंग है जो मुख्य भूमि से असंबद्ध है, लेकिन लिथुआनिया ने इसे शेष जो है रूस से अलग कर दिया है। लिथुआनिया ने इसे शेष रूस से क्या कर दिया है, अलग कर दिया है, याद रखिएगा। इसके बाद रसिया के जो भौतिक लक्षण है इसके बारे में अगर बात करें तो यूरोपीय रूस एक निचला मैदान है। काला सागर का जो तल है समुद्र तल से 26 मीटर जो है नीचा है। यूराल पर्वत यूरोपीय और एशियाई रूस की सीमा बनाते हुए उत्तर दक्षिण दिशा में लगभग 2092 किलोमीटर की लंबाई में जो है फैले हुए हैं। उत्तर में ये अधिक जो है ऊंचे, कितना, 1894 मीटर उच्चतम है। दक्षिण में संकरे और कम ऊंचे हैं, कितना, तो 914 मीटर है। रूसी मैदान के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व में पर्वतों का विस्तार है। ठीक है, पर्वत फैले हुए हैं। दक्षिण पश्चिम में कार्पेथियन पर्वत और पूर्व में बर्खोयांस्क, स्टेनोवाय, याब्लोनोए व सायान आदि पर्वत स्थित हैं, जिनके शिखर 4570 मीटर तक ऊंचे हैं।
रूस के स्थल रूपों को चार प्रमुख समूहों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से? तो यूराल पर्वतीय प्रदेश, यूरोपीय रूस के मैदान, पश्चिमी साइबेरिया के मैदान और मध्य साइबेरिया का पठार। तो रूस के स्थल रूप को चार भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले अगर बात करें तो यूराल पर्वत प्रदेश। यूराल पर्वतीय प्रदेश कैस्पियन निम्न भूमि से उत्तर में आर्कटिक महासागर तक फैला हुआ है। तो कैस्पियन सागर के निम्न भूमि से लेकर उत्तर में आर्कटिक महासागर तक यह फैला हुआ है। यह उत्तर में 128 किलोमीटर और दक्षिण में 241 किलोमीटर चौड़ा है। यह रूस के दो बृहद मैदानों को जो है विभाजित करता है। ये जो दो बृहद मैदान है, यूरोपीय रूस का मैदान और दूसरा साइबेरिया का मैदान। दूसरा अगर देखें तो यूरोपीय रूस के जो मैदान है ये विश्व के सबसे बड़े मैदानों में से एक हैं, जो वास्तव में यूरोप के मध्यवर्ती मैदानों का ही भाग है। यह उत्तर में आर्कटिक महासागर से लेकर दक्षिण में काला सागर, कैस्पियन सागर और कॉकेसस पर्वत तक ये विस्तृत है। पश्चिमी साइबेरिया के जो मैदान है, पश्चिम में यूराल पर्वत और पूर्व में एनेसी नदी के बीच विस्तृत यह विश्व का सबसे बड़ा तथा समतल मैदान है। इसका ढाल मंद और उत्तर में उत्तरी सागर की ओर है। देखिए, इर्टिस, ओब और एनेसी नदियां इन मैदानों से होकर बहती हुई उत्तरी सागर में मिल जाती हैं। यहां तुषार भूमि के कारण कृषि तथा मानव आवास संभव नहीं हो सके हैं। तो याद रखिएगा, तुषार भूमि के कारण, बर्फीले होने के कारण कृषि और मानव के लिए जो है ये अनुकूल यहाँ की जो है स्थितियां नहीं है। इसके बाद है मध्य साइबेरिया का जो पठार है। यूराल पर्वत जो रूस को, रसिया को यूरोपीय और एशियाई भागों में बांटता है, डिवाइड करता है। यह अत्यंत प्राचीन पर्वत है, लेकिन दक्षिण और पूर्व में स्थित पर्वत जो है नवीन वलित पर्वत हैं। कैसे हैं? नवीन वलित पर्वत हैं, याद रखिएगा। देखिए, लीना नदी के पूर्व में पूर्वी साइबेरिया की पर्वतमालाओं का प्रदेश है, जिसमें कमचटका प्रायद्वीप भी शामिल है। याद रखिएगा, यह भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट का क्षेत्र है। देखिए, अगर बात करें तो कॉकेसस पर्वत रूस के दक्षिण पश्चिम भाग में काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच फैला हुआ है। एल्ब्रुस शिखर रूस का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जो कॉकेसियस पर्वत में स्थित है। इसकी समुद्र तल से जो ऊंचाई है लगभग 5633 मीटर है। याद रखिएगा। अपवाह एवं झील, इसके बारे में अगर रसिया के जो अपवाह या जो झीलें हैं इसके बारे में अगर बात करें तो रूस की अधिकांश नदियां आर्कटिक महासागर में जाकर मिलती हैं। कहां पर? आर्कटिक सागर में। लेकिन कुछ नदियां बाल्टिक सागर, काला सागर, अजोय सागर और प्रशांत महासागर में गिरती हैं। कुछ अंतःस्थलीय अपवाह प्रस्तुत करती हैं, इनलैंड ड्रेनेज जो है प्रस्तुत करती हैं। वोल्गा नदी जो है रूस तथा यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, वोल्गा नदी। इसकी लंबाई 3530 किलोमीटर है, याद रखिएगा। इसके बाद कागा व ओका इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। नीपर नदी वल्दाई पहाड़ी से निकलकर दक्षिण में काला सागर में गिरती है। निस्टर एक प्रपाती नदी है जो गैलीलिया क्षेत्र से निकलकर काला सागर में जाकर गिर जाती है। साइबेरिया की अधिकांश नदियां आर्कटिक महासागर में गिरती हैं। कहां पर? आर्कटिक महासागर में। ओब नदी बहुत मंद गति से बहने वाली नदी है। इसकी सहायक जो नदी है, याद रखिएगा, इर्तिस नदी ओब से, मतलब इसकी जो सहायक नदी इर्तिस है, ये ओब नदी से जो है अधिक लंबी है। एनिसी सयान पर्वत से निकलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां सिल्गा और अंगारा है, जो शीत ऋतु में जम जाती हैं और ग्रीष्म ऋतु में निकटवर्ती मैदान को दलदली बना देती हैं। कैसा? दलदल। लीना जिसकी लंबाई है 4294 किलोमीटर, रूस की दूसरी विशालतम नदी है, जो बैकाल झील के निकट से निकलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां, याद रखिएगा, बिलूनी, अल्दान और विटिम है। लीना तथा बेरिंग जल संधि के बीच याना, इंडिगरका, कोलिमा और अनादिर नदियां बहती हैं। आमूर, याद रखिएगा, आमूर पूर्वी रूस की सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई है 2824 किलोमीटर। इसकी उत्तरी सहायक जेया, बुरेया तथा दक्षिणी सहायक सुंगारी है। देखिए उसूरी जो है, उसूरी से मतलब कि अगर बात करें तो याद रखिएगा, जो उसरी है, उसरी से संगम के बाद अमूर नदी प्रशांत महासागर में गिरती है।
तो ये किससे मतलब संगम करती है? उसरी से संगम के बाद क्या होता है इसका? आमूर नदी प्रशांत महासागर में जाकर गिरती है। रूस में अनेक झील हैं, इनका अधिक आर्थिक महत्व है। इन झीलों का, रूस में जितने भी झील हैं, ये मतलब कि काफी ज्यादा मात्रा में झील स्थित हैं रूस में, उनका काफी मात्रा में आर्थिक महत्व है। यूरोपीय रूस की हिमानी निर्मित झीलें, यानी जो बर्फ से जो झीलें निर्मित हुए हैं, मीठे जल की हैं, जिनसे लैडोगा व ओनेगा, मतलब इनमें जो मीठे झील वाले हैं, जो हिमानी से निर्मित है, हिमानी से बना हुआ है, बर्फ से बना हुआ है, ये मीठे जल के झील हैं, जैसे कि लैडोगा और ओनेगा प्रमुख हैं। बाल्कस झील के पूर्वी भाग का जल खारा है, पश्चिमी भाग का जल मीठा है, फ्रेश है। रूस की जलवायु के बारे में अगर बात करें तो रूस देश के उत्तरी और पूर्वी भाग जो है, रूस देश के उत्तरी और पूर्वी भाग वर्ष में औसतन 240 दिनों तक और पश्चिमी भाग 80 दिनों तक जो है हिम से यानी बर्फ से ढके रहते हैं। याद रखिएगा। शीत ऋतु की कठोरता पूरब से पश्चिम की ओर कम होती जाती है, लेकिन ऐसा कोई भी भाग नहीं है जहां शीत ऋतु में हिम आवरण यानी बर्फ का कवर न पाया जाता हो। रूस के जलवायु प्रदेश जो है, इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए, रूस के जलवायु प्रदेश में पहला है टुंड्रा टुंड्रा तुल्य जलवायु, इसके बाद है टैगा तुल्य जलवायु प्रदेश, इसके बाद है शीतोष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश, स्टेपी प्रशांत तटीय जलवायु प्रदेश, इसके बाद है अगर बात करें तो अल्ताई तुल्य जलवायु प्रदेश, और लास्ट है शीतोष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। इन सभी को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। ठीक है। टुंड्रा तुल्य जलवायु प्रदेश का विस्तार आर्कटिक तटीय भागों में पूरा पश्चिम दिशा में एक संकरी पट्टी में मिलता है, जिसमें 9 से 10 महीनों की शीत ऋतु के दौरान तापमान हिमांक से नीचे रहता है और कठोर हिमपात होता है, स्नोफॉल होता है। ग्रीष्म ऋतु अल्पकालीन होती है, तब हिम पिघलती है और तापमान 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है बढ़ जाता है। औसत वार्षिक वर्षा हिम के रूप में 25 सेंटीमीटर तक होती है, इसीलिए इस प्रदेश को शीत मरुस्थल कहा जाता है। टुंड्रा प्रदेश के दक्षिण में 60 से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच जो है टैगा तुल्य जलवायु प्रदेश का विस्तार है, जिसमें 8 से 9 महीने की शीत ऋतु होती है। पूर्वी साइबेरिया का तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है गिर जाता है। विश्व का सर्वाधिक ठंडा स्थान बर्खोयांस्क टुंड्रा प्रदेश में ही स्थित है। अल्पकालीन ग्रीष्म काल में तापमान 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। यहाँ पर अधिकांश वर्षा हिम के रूप में होती है। यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर होती है। टैगा के दक्षिण मध्य अक्षांशों में शीतोष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश का विस्तार है, जहां ग्रीष्म ऋतु में आर्द्रता सापेक्षता जो है अधिक और शीत ऋतु में अधिक शीतल होती है। 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच रूस के आंतरिक भागों में स्टेपी जलवायु प्रदेश का जो है विस्तार है, और यहाँ शीत ऋतु अधिक शीतल और ग्रीष्म ऋतु अधिक गर्म होती है। यहाँ का औसत वार्षिक वर्षा 25 से 75 सेंटीमीटर के बीच होती है। देखिए, रूस के सुदूर पूर्वी भागों में प्रशांत तटीय जलवायु प्रदेश का विस्तार है। ठीक है, तो रूस के सुदूर पूर्वी भागों में किस प्रकार के जलवायु प्रदेश का विस्तार है? तो प्रशांत तटीय जलवायु प्रदेश का। यहां समुद्री प्रभाव के कारण वार्षिक तापांतर सापेक्षता जो है कम और वार्षिक वर्षा अधिक होती है, 75 से 80 सेंटीमीटर के बीच होती है। अल्टाई सयान तथा सीमावर्ती पर्वत श्रेणियों पर जो है अल्ताई तुल्य जलवायु प्रदेश का विस्तार है, जहां ऊंचाई के अनुसार स्टेपी, टैगा और टुंड्रा तुल्य जलवायु जो है मिलती हैं। कैस्पियन सागर के नजदीक शीतोष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश का विस्तार है। कठोर ठंडी शीत ऋतु, अधिक गर्म और वर्षा न्यूनता इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ की जो मिट्टियां हैं, रूस की मिट्टियां, रूस में जलवायु और वनस्पति के अनुरूप ही मिट्टियों का वितरण मिलता है। ठीक है, देश के लगभग 15% भाग पर टुंड्रा मिट्टियों का विस्तार है। इसके नीचे अस्थायी तुषार भूमि पाई जाती है। इसमें अम्लीय पदार्थ अधिक न होने के कारण इसका रंग काला होता है। और टैगा वनों में पोडजोल मिट्टियां पाई जाती हैं। इसका विस्तार देश के 40% क्षेत्र पर है। टैगा वनों तथा काली मिट्टियों के बीच कहीं कहीं भूरी मिट्टियां अम्लीय और जीवाश्म से युक्त, ठीक है, ह्यूमस युक्त होती है, जो पोडजोल से अधिक उर्वर है। काली या चेरनोजेम मिट्टियां सर्वाधिक उर्वर हैं, यानी उपजाऊ हैं। इस क्षेत्र में अधिक गहराई पर चेस्टनट मिट्टियां मिलती हैं, जो क्षारीय होती हैं। मध्य एशिया एवं पूर्वी पर्वतीय भागों में पर्वत व चूना युक्त होती हैं।
प्राकृतिक वनस्पति के बारे में अगर बात करें तो इस विशाल देश में जलवायु की विविधता के अनुरूप ही प्राकृतिक वनस्पति में भी विविधता पाई जाती है। टुंड्रा का अर्थ है उजाड़ धरातल। इस वनस्पति प्रदेश में 9 महीने तक कठोर शीत व हिमच्छादन के कारण धरातल वनस्पति विहीन रहता है। केवल 2 या 3 महीनों ही जो है 2-3 महीनों के लिए गर्मी पड़ती है। हल्की गर्मी पड़ने पर छोटी व गुच्छेदार घासें या रंग बिरंगे के फूल या दलदली पौधे जो है उगाते हैं। रूस के लगभग 38% क्षेत्र पर यानी 38% भाग पर टैगा वनों का विस्तार है, जिसमें शकुनधारी वनों की किस्में फर, सीडार, स्प्रूस, पाइन, लार्च आदि एवं दलदली वनस्पतियां उगती हैं। पूर्वी साइबेरिया में लार्च, ओक, पाइन, फर तथा यूरोपीय रूस में स्प्रूस व फर तथा शुष्क भागों में पाइन जो है उगते हैं। टैगा के दक्षिण में यूरोपीय रूस में शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती और शकुनधारी मिश्रित वन ओक, मेपल, एल्म और एस आदि पाए जाते हैं, जबकि 40 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच यूरोपीय रूस के पश्चिमी भाग में शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ते वाले पर्णपाती वन मिलते हैं, जिनमें ओक, बीच, मेपल, चेस्टनट, पॉपुलर, एस, बर्च, एल्म आदि उगते हैं। रूस के 12% भाग पर काली मिट्टियों के क्षेत्र में स्टेपी वनस्पति उगते हैं, जिसमें छोटी घासें, झाड़ियां, पौधे और बर्च मिलते हैं। कैस्पियन सागर के निकट अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति मिलती है, जहां अल्प वर्षा तथा लवण युक्त मिट्टियां पाई जाती हैं। इस प्रकार की वनस्पतियों में छोटी मोटी तथा गूदेदार पत्ती वाले छोटे वृक्ष, झाड़ियां और घासें उगाती हैं। रूस के दक्षिण और पूर्वी भाग में पर्वतीय वनस्पति के अंतर्गत चौड़ी पत्ते वाले तथा शकुनधारी मिश्रित वन उगते हैं। सुदूर पूर्व में उच्च पर्वतों पर अल्पाइन वनस्पतियां जो है किस प्रकार की, तो सुदूर पूर्व में उच्च पर्वतों पर, ऊंचाई वाले पर्वतों पर अल्पाइन वनस्पतियां जो है उगती हैं। रूस का लगभग 40% भागों पर जो है वन है, जिसका अधिकतर विस्तार साइबेरिया और देश के पूर्वी भागों में है। रूस के कृषि के बारे में अगर बात करें तो देश का अधिकांश कृषिगत क्षेत्र 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिण में यूरोपीय रूस, इसमें अगर बात करें तो बाल्टिक देश, यूक्रेन, बेलारूस और पश्चिमी साइबेरिया सम्मिलित है। तो यूरोपीय रूस में स्थित है। साइबेरिया में अधिकांश कृषिगत क्षेत्र 57 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिण में संकेंद्रित है। गेहूं, जई, राई, मक्का, चुकंदर और आलू यहाँ की प्रमुख फसलें हैं, जो अधिकांशतः रूस के यूरोपीय मैदानी भागों में उगाई जाती है। स्टेपी प्रदेश की उपजाऊ मिट्टी में गेहूं की खेती की जाती है। उत्तरी भाग की कम उपजाऊ भूमि में राई और जई की फसलें उगाई जाती हैं। मक्का और आलू रूस के दक्षिण पश्चिम तथा पश्चिमी भागों के कोष्ण और आर्द्र भूमियों में उगाए जाते हैं। साइबेरिया क्षेत्र कृषि के लिए अयोग्य है। यहाँ बड़ी संख्या में गाय, बैल, सुअर, भेड़ और रेंडियर पाले जाते हैं। इनमें से रूस के यूरोपीय भागों में यानी विशेष रूप से मॉस्को के आसपास दुग्ध व्यवसाय अधिक विकसित हो गया है। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन के बारे में अगर बात करें तो रूस का जो खनिज या ऊर्जा जो संसाधन है, रूस में लौह धातु, मैग्नीज, कोबाल्ट, क्रोमियम, टंगस्टन, तांबा, बक्साइट, जस्ता, टीन, सोना, चांदी और अभ्रक के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। खनिज व प्राप्ति स्थान, रूस में कौन से खनिज कहां से प्राप्त किया जाता है, लोकेशन को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, क्रोमियम यूराल में, कोबाल्ट कोला प्रायद्वीप और यूराल तथा पश्चिमी साइबेरिया से प्राप्त होता है। निकेल यूराल व कोला प्रायद्वीप से। टंगस्टन बाल्कस झील के निकट। तांबा यूराल प्रदेश व कोला प्रायद्वीप पश्चिमी साइबेरिया और लेनिनोगोर्स्क में। बक्साइट यूराल के पूर्वी ढाल पर तथा कोला प्रायद्वीप में पाया जाता है। जस्ता मध्यवर्ती यूराल, क्रास्नो यूराल्स्क व पश्चिमी साइबेरिया में। टीन जो है व्लादिवोस्टोक, उत्तर पूर्वी साइबेरिया और वोल्गा बेसिन में। सोना लीना बेसिन यानी विश्व का विशालतम स्वर्ण भंडार यहीं पे मिलता है। कोलिमा घाटी, येनेसी घाटी, अल्टान घाटी और यूराल प्रदेश। चांदी दक्षिणी साइबेरिया में इर्तिस व कोलियान में। अब्रक सुदूर पूर्व में नोगोर्निये, ओनेगा झील के निकट पेट्रो जवोदस चेल्याबिंस्क में जो है पाए जाते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो याद रखिएगा, देखिए यूराल प्रदेश में लोहे के विशाल भंडार जो है संचित हैं, भंडारित हैं, जो रूस का विशालतम लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है। देखिए मैग्नेटोगोर्स्क
कुजनेस्क, जो कुजनेस्क बेसिन है यानी गुरनाय सूरिया क्षेत्र जो है। इसके बाद कुशर्क यानी पश्चिमी साइबेरिया, कुशर्क पश्चिमी साइबेरिया में टोमस्क और सुदूर पूर्व तथा अमूर घाटी, ये सभी जो है प्रमुख लौह उत्पादक क्षेत्र हैं। रूस के मध्य साइबेरिया में उत्तम कोटि का कोयला मिलता है। यूराल क्षेत्र के दक्षिण पूर्व में कारागांडा क्षेत्र में मॉस्को क्षेत्र से जो है घटिया प्रकार का, मतलब कि अच्छे किस्म का नहीं, जो है मतलब कि निम्न कोटि का लिग्नाइट प्राप्त होता है। यूराल पर्वत, साइबेरिया और सुदूर पूर्व में अनेक कोयला क्षेत्र हैं, जैसे तुंगस्का, लीना, कोलिमा घाटी, आमूर घाटी, बैकाल झील के पूर्व में पेचोरा बेसिन, सुदूर पूर्व और सखालिन द्वीप पर भी कोयला क्षेत्र स्थित है। पूर्व सोवियत संघ में पेट्रोलियम के विशाल भंडार पाए जाते थे। देश का 45% तेल बाकू क्षेत्र में, अब यूक्रेन में जो है प्राप्त होता था। यानी अब यूक्रेन में प्राप्त होता है, पहले बाकू क्षेत्र में प्राप्त होता था। रूस का सर्वाधिक तेल उत्पादन होने के कारण वोल्गा यूराल क्षेत्र को द्वितीय बाकू कहा जाता है। यहां पेट्रोलियम के साथ ही प्राकृतिक गैस के भंडार भी मिलते हैं। पश्चिमी साइबेरिया में गैस के विशाल भंडार पाए जाते हैं। 5327 किलोमीटर लंबी द्रुजवा तेल पाइपलाइन विश्व प्रसिद्ध है। देश की 85% अगर बात करें तो जल शक्ति साइबेरिया के नदियों के बेसिनों में निहित है। नीपर, निस्टर, डॉन, वोल्गा, ड्वाइना, इर्तिश, ओब, एनेसी, अंगारा आदि नदियों पर अनेक जल विद्युत केंद्र जो है स्थापित किए गए हैं। इसके बाद परिवहन के बारे में अगर बात करें तो देखिए, पार साइबेरिया यानी ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, जो रूस को पूर्व में सेंट पीटर्सबर्ग से पश्चिम में व्लादिवोस्टॉक को जोड़ता है। इस रेल मार्ग पर मॉस्को सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग को साइबेरिया के औद्योगिक क्षेत्रों से ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के द्वारा जोड़ दिया गया है। मॉस्को नगर 5 सागरों का पतन है। याद रखिएगा, जो मॉस्को नगर है ये 5 सागरों का पतन है, जो नदियों और नहरों के द्वारा कैस्पियन सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर और स्वेत सागर के द्वारा आर्कटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। देखिए, मार्मास्क रूस में आर्कटिक महासागर का एकमात्र ऐसा पतन है जो आर्कटिक महासागर से व्लादिवोस्टॉक जाने वाली समुद्री मार्ग पर स्थित है और वर्ष भर हिम से ये मतलब कि मुक्त रहता है, हिम से मतलब कि ढका हुआ नहीं रहता है। काला सागर, बाल्टिक सागर और प्रशांत महासागर के तट पर स्थित कुछ प्रमुख पतनों को हिम भंजक जलयानों के द्वारा खुला रखा जाता है। यानी ये हिम से मतलब कि आवृत रहते हैं, हिम से ढके रहते हैं, लेकिन हिम भंजक है, हिम को गलाने वाले कुछ मतलब कि प्रयोग करके मतलब कि जलयानों के लिए इनको जो है खुला रखा जाता है। मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग इस देश के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख हवाई अड्डे हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो रूस की जनसंख्या है, इसके बारे में अगर बात करें तो इस देश की अधिक जनसंख्या जो है यूराल पर्वत के पश्चिम में निवास करती है और यहाँ की 83% जनसंख्या स्लाविक है, जो ईस्टर्न चर्च के मानने वाले ईसाई हैं। ईस्टर्न चर्च है, इसको मानने वाले ये लोग ईसाई हैं। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो यहाँ अल्प संख्या में, कम संख्या में मुसलमान, प्रोटेस्टेंट और यहूदी लोग भी निवास करते हैं। रूस में ततार दूसरा बड़ा निर्जातीय समूह है। रसियन यहाँ की सरकारी भाषा है। रूस की राजधानी मॉस्को एक महानगर है। यह यूरोप का सबसे बड़ा नगर है। मोस्कवा नदी रूस जो है मोस्कवा नदी के मतलब कि किनारे पर स्थित है। मॉस्को रूसी संस्कृति और सभ्यता का मुख्य केंद्र रहा है। यहाँ के त्रिभुजाकार क्रेमलिन, रेड स्क्वेयर और सेंट बेसिल चर्च विश्व प्रसिद्ध है। रूस का दूसरा मुख्य ऐतिहासिक नगर सेंट पीटर्सबर्ग है, जो अनेक द्वीपों पर स्थित है। इस नगर का नाम लेनिनग्राड जो है रख दिया गया था। 1991 में सोवियत संघ के पतन के पश्चात फिर से इसका नाम सेंट पीटर्सबर्ग रख दिया गया। सेंट पीटर्सबर्ग को उत्तर का वेनिस भी कहते हैं। तो लेनिनग्राद पहले इसका नाम था, अब जो है पहले सेंट पीटर्सबर्ग फिर लेनिनग्राद हुआ, फिर जो है इसका नाम चेंज कर सेंट पीटर्सबर्ग रख दिया गया है। याद रखिए, और इसे सेंट पीटर्सबर्ग को उत्तर का वेनिस कहते हैं। इसके बाद ऑस्ट्रिया के बारे में अगर बात करें तो ऑस्ट्रिया पश्चिमी तथा पूर्वी यूरोप के बीच भाग में या मध्य भाग में स्थित एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। कैसा है? लैंडलॉक्ड,
यानी इसका जो एरिया है किसी जलीय सीमा से नहीं लगता है। ऑस्ट्रिया पूरी तरह से जलीय सीमा से जो है मतलब कि अलग है, जलीय सीमा से इसका कोई भी भूभाग नहीं लगता है। तो ऑस्ट्रिया पश्चिमी तथा पूर्वी यूरोप के बीच भाग में स्थित एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 83.8 हजार वर्ग किलोमीटर है। यह पश्चिम में लिंचेस्टीन तथा स्विट्जरलैंड से, उत्तर में जर्मनी तथा चेक गणराज्य से और पूर्व में चेकोस्लोवाकिया और हंगरी से तथा दक्षिण में स्लोवेनिया एवं इटली से घिरा हुआ है। याद रखिएगा, मैप उठाइए और लोकेट कीजिए। इसकी राजधानी, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। यह जनवरी 1995 में यूरोपीय संघ का सदस्य बना। ऑस्ट्रिया एक पर्वतीय देश है। इसके लगभग 3/4 क्षेत्र पर आल्प्स पर्वत का विस्तार है। यहाँ आल्प्स की 3 श्रेणियां स्थित हैं: उत्तरी आल्प्स, दक्षिणी आल्प्स और मध्यवर्ती आल्प्स। दक्षिणी आल्प्स जो है चूना पत्थर और सैलों से यानी पत्थरों से बना हुआ है, वही मध्यवर्ती आल्प्स रवेदार सैलों से बना हुआ है। आल्प्स पर्वतों की औसत ऊंचाई पश्चिम से पूरब की ओर घटती जाती है। ऑस्ट्रिया के आल्प्स क्षेत्र में देश की सर्वोच्च पर्वत चोटी ग्रास ग्लॉकनर, जिसकी ऊंचाई 3797 मीटर है, याद रखिएगा, और प्रमुख श्रेणियों के बीच अनेक नदी घाटियां और गर्त स्थित हैं। दक्षिण में अनेक दरें स्थित हैं। इसके ब्रेनर दरे हैं। इन ब्रेनर दरे से होकर इटली में प्रवेश किया जा सकता है। पूर्वी ऑस्ट्रिया में सेमरिंग दर्रा परिवहन और आवागमन का साधन है। डेन्यूब नदी ऑस्ट्रिया की सबसे बड़ी और एकमात्र नौगम्य नदी है। नौवहन के लिए यह सुविधाजनक है, जो उत्तरी ऑस्ट्रिया में, याद रखिए, उत्तरी ऑस्ट्रिया में पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। इसकी जो सहायक नदियां हैं, इन है, एंस है, साल्जा है, मूर है, मूर्ज है, द्रावा है। ऑस्ट्रिया की विशालतम झील, याद रखिएगा, निफ्सीडलर, जिसकी लंबाई 350 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद कॉन्स्टेंस, जो कॉन्स्टेंस झील है, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड के बीच स्थित है। पश्चिम ऑस्ट्रिया अपेक्षाकृत शीतोष्ण और पूर्वी ऑस्ट्रिया में कठोर महाद्वीपीय जलवायु मिलती है। जनवरी में औसत, अगर बात करें तो जनवरी में यहाँ की औसतन न्यूनतम जो तापमान होता है 3 डिग्री सेंटीग्रेड और जुलाई में औसतन अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। औसत वार्षिक वर्षा 65 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। दक्षिण की ओर से चलने वाली गर्म शुष्क फान पवनों से हिम पिघल कर जो है पिघल जाता है। पिघलने के कारण हिमस्खलन का ये मतलब कि कारण भी बनता है, हिमस्खलन उत्पन्न करता है। ऑस्ट्रिया का लगभग 40% भाग जो है वन आच्छादित है। निचले ढालों पर पर्णपाती वृक्ष उगते हैं, जबकि ऊंचाई पर मिश्रित वन मिलते हैं। आल्प्स में 2000 मीटर की ऊंचाई तक कोणधारी वन मिलते हैं। ऑस्ट्रिया का लगभग 20% क्षेत्र कृषि योग्य है। जौ, गेहूं, राई, जई, मक्का, आलू, चुकंदर आदि यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। यहाँ मांस तथा दूध उत्पादन, मांस और जो मिल्क प्रोडक्शन है घरेलू मांग से अधिक होता है। तो यहाँ मांस और दुग्ध उत्पादन घरेलू मांग से भी काफी ज्यादा है। ऑस्ट्रिया का सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन इसकी प्रचुर जल शक्ति है, जिसे देश की 2/3 विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। खनिजों में याद रखिएगा, मैग्नेसाइट, ग्रेफाइट, लॉयस्क, लिग्नाइट तथा निम्न कोटि का भूरा कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस प्रमुख है। यहां तांबा, जस्ता, सीसा तथा लवण भी जो है प्राप्त होते हैं। पर्वतीय देश होने के बावजूद यहां सड़कों और रेलवे लाइनों का जाल बिछा हुआ है। यहाँ 6 हवाई अड्डे, 6 एयरपोर्ट है, जो वियना, लिंज, लैम्बर्ग, ग्रेज, क्लागेनफर्ट और इंसब्रुक में स्थित है। तो 6 हवाई अड्डे हैं। कहां कहां पर है याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट सेशन में स्विट्जरलैंड से जो है स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आज का जो सेशन है यहीं पे स्टॉप करते हैं। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए। देखिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है, और कुछ लोग ऐसे हैं कि लगातार जो है अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहते हैं। जो लोग नहीं देते हैं अच्छा मतलब कि नहीं लगता है, प्लीज आप लोग कोई भी, आपका जो कोई भी सवाल हो, कोई भी रिएक्शन हो, आप अपना प्रतिक्रियाएं जो है दिया करिए। इससे पता चलता है कि आप लोग कितने एक्टिव हैं। तो आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण मतलब कि महत्व रखता है, काफी महत्वपूर्ण होता है, काफी इसका महत्व है। तो प्लीज आप लोग अपना प्रतिक्रिया देते रहिए। और टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को अगर ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।